अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो अहम तब्दीलियाँ और जो अहम ख़बरें हैं वो मुसलसल सामने आ रही हैं। हाल ही में आपने ये भी देखा कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। अभी हतमी फ़ैसला पाकिस्तान ने करना है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उनका एक अहम बयान जो कि कोट किया जा रहा है कि अगर हमास ने हथियार ना डाले तो फिर जो 59 ममालिक हैं वो उनको डी वेपनाइज़ करेंगे। अब डी वेपनाइज़ करने के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है। बड़ी क्लियर एक पोजीशन है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो बयानात हैं इनको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी ज़राए से कुछ ख़बरें जो है वो कोट हो रही हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता हुआ है। हमने देखा कि आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की बहनें और जो पार्टी रहनुमा हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। और CM खैबर पख्तूनख्वा ने जो हाल ही में दौरा किया था पंजाब का, उस दौरे के बाद अभी उनका ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि वो जल्द सिंध का और बलूचिस्तान का दौरा भी करेंगे। फिर पंजाब के दौरे के बाद हमने देखा कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है, जिसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है और जो वफाक का किरदार है उस हवाले से गुफ्तगू की है। अहम इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो सोहेल आफरीदी साहब का मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। नबील गबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नबील गबूल साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाल ही में जो CM खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, उसके बाद अब सिंध के दौरे के हवाले से बात हो रही है, एक फ़ैसला सामने आ रहा है। क्या सिंध के अंदर सिंध हुकूमत CM खैबर पख्तूनख्वा को सर वेलकम करेगी? देखिए, एक चीफ मिनिस्टर को किसी और सूबे में आने पे बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर जो है लोगों को इकट्ठा करना या लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पैदा करना या रोड बंद करना या फिर इस तरीके से जिस तरह उन्होंने लाहौर में कोशिश की, ये चीज़ें देखें इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। क्योंकि आप आएँ, हम तो ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो ख़ासकर वो कोशिश करते हैं कि रोड बंद नहीं हो उनके VIP मूवमेंट में। तो यहाँ आकर अगर चीफ मिनिस्टर आकर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो एज अ चीफ मिनिस्टर वेलकम है, लेकिन एज अ PTI लीडर आकर अगर यहाँ पर वरगलाने की कोशिश करेंगे लोगों को या बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या रोड ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी मतलब आप वेलकम करेंगे लेकिन रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं होगी? मैंने कहा ना, एज अ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, सिंध के लोग अपने मेहमानों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम बिल्कुल उनको इज़्ज़त देंगे। ठीक है, लेकिन नबील गबूल साहब, ये जो एक मामला मुलाकातों के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार PTI कर रही है, आज भी खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। सर, पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह देख रही है? देखिए, हमारी दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी कैदी थे ही नहीं। 2008 के जो 2008 के बाद हमारा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आया तो एक भी सियासी कैदी नहीं था। आज एक सियासी कैदी है अगर, लेकिन अगर उनसे मुलाकात करते हैं, करने की फैमिली को इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी हमशीरा जो है वो मुलाकात करके आके बाहर आके कहती हैं कि जी धरना दे दो, रोड बंद कर दो, खान साहब का ऑर्डर है कि जी सारे निज़ाम को दरम बरम कर दो, ये चीज़ें देखें, उनके फैमिली के मेंबर्स खुद इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये चीज़ मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त देखें ना, हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम डायलॉग चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से रिस्पांस सही नहीं मिल रहा है। अगर आगे से ये रिस्पांस मिलता है कि उनके कोई घर वाले मुलाकात करते हैं और वो क्या जो घर वालों के अलावा अगर कोई ऐसे लीडर्स जिस तरह चीफ मिनिस्टर KP के मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है और वो वहाँ से अंदर से आकर जो है अपनी तरफ से ये मैसेज दे दे कि जी आवाम सड़कों पर आएँ, खान साहब ने बुलाया है, धरना दें, इसी तरह अडयाला जेल के बाद धरना देना, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को देखें, हाथ में लेने से, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में लेंगे आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। बेहतर ये है कि आपने जो गलतियाँ माजी में की हैं, 9 मई की जो गलतियाँ की हैं, बेहतर ये है कि आप उसका अजाला करने के लिए आप डायलॉग पे आके बैठें। आप अपने सेंसिबल, एक तो ये नहीं पता है PTI का बाहर, जेल के बाहर लीडरशिप कौन है, 4-5 धड़े बने हुए हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने, किसको कॉन्फिडेंस हासिल है खान साहब का, किसको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, ये कुछ नहीं पता है। एक कमेटी वो बना दें, उस कमेटी का इख्तियार दे दें, वो कमेटी आके गवर्नमेंट की कमेटी के साथ बातचीत करे। गवर्नमेंट तो तैयार है लेकिन उस तरफ से डिले हो रही है।
ठीक है, लेकिन ये जो फिर वो पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है ना सर कि आप खान साहब से मुलाकात करवा लें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुलाकात करा देंगे अगर खान साहब अपनी कमेटी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और हमारी जमात जो है वो तो चाहती है कि जी डायलॉग हो, तो इसी तरह ये गवर्नमेंट भी चाहती है। अगर इस मुलाकात में उनके जो लीडरशिप है या उनकी जो लीडर्स बाहर हैं उनको कमेटी एक ये बना दें, खान साहब कमेटी बना दें, उसके साथ अंदर जाके जेल में भी मीटिंग हो सकती है। लेकिन वो कमेटी बनाए ना, इस तरह के पैगाम तो बाहर ना भेजें कि आके आप रोड सड़कें बंद कर दें, धरना दें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लें। ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। हाँ, लेकिन अब अभी आपके इल्म में होगा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की कामयाबी थी इंतखाबात के अंदर, उनको दुरुस्त करार दिया गया है जो यास्मीन राशिद साहिबा ने चैलेंज की थी। इंतखाबात के हवाले से सर पीपल्स पार्टी को खुद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, जब उनको कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया तो हम कौन होते हैं? जहाँ तक फॉर्म 47 ही तो सबको फॉर्म 47 कहते हैं। मैं बहुत सारे पीटीआई के एमएनएस को जानता हूँ जो कि पंजाब से इलेक्ट होकर आए हैं, वो फॉर्म 47 पर आए हैं। मैं बहुत सारों को ऐसे जानता हूँ, खुद कहा है कि हमने पता नहीं रिटर्निंग ऑफिसर को क्या क्या ब्राइब्स दिए हैं और हमने जो है फॉर्म 47 लिया है। तो ये जो हारने वाला जो है फॉर्म 47 कहेगा, जीतने वाला फॉर्म 45 कहेगा। तो 2018 में क्या हुआ था? 2018 में भी किस तरीके से आपको पता है, लियारी की हमारी सीट जो है छीनी गई हमसे आरटीएस के थ्रू। तो ये अब बोलने दें, फॉर्म 47 ये कह रहे जितने जीते हैं हमारे सिवा सब फॉर्म 47 के। यानी ये जो है अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो फरिश्ते हैं, बाकी सब चोर हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आप पीटीआई वालों को जानते हैं कि वो फॉर्म 47 पे सर, या बाकी जमातों के भी लोग हैं जो फॉर्म 47 पे आपके मुताबिक? मैं देखें ना, किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊं? जिन्होंने खुद बात की है। हाँ। एक मिनिस्टर जो अभी बना है, अभी कुछ अरसे पहले, उसने बड़ी अच्छी एक बात की। उसने कहा, रावलपिंडी से एक एमएनए था, वो मिनिस्टर बना, उसने कहा मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि मैंने धांधली नहीं की है। ठीक है, लेकिन सर ये तो आप मानते हैं ना कि फॉर्म 47 का इशू है, कौन जीता है या किस तरह, वो एक अलग बहस है कि कौन कौन उस पर है। तहफ़्फ़ुज़ात देखें ना, मैं 2018 में था आरटीएस का तहफ़्फ़ुज़ात, अभी इनको हाँ। फॉर्म 47 का। हाँ, लेकिन नबील कबूल साहब, ये एक मामला जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान था, आपको याद होगा कि सीसी का इजलास हुआ था और आपने 1 माह की मोहलत दी थी, उसको काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो क्या उसमें तोसी कर दी गई है या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में 80% तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, बाकी कुछ मामला रहते हैं। वो अभी 12 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें ज़ाहिर है सारे मौजूद होंगे, उस पर बातचीत होगी। बाकी तकरीबन मेजॉरिटी जो है तहफ़्फ़ुज़ात दूर होगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो आप ही के रहनुमाओं के बयानात हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे इंतखाबात के हवाले से, एक तो तासुर ये है कि 2.5 साल का कोई मुआहदा है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या वाकई कोई मुआहदा है। और दूसरा, जो बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से आप लोगों के बयानात होते हैं, तो क्या वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से हैं या किस हवाले से, या आप समझते हैं कि अभी कोई तब्दीली पीपल्स पार्टी को नज़र आ रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं होंगे, वो 5 साल के लिए होंगे, और 5 साल से आगे जो उनकी कारकर्दगी होगी उसकी बुनियाद पर होंगे। ये मेरे ख्याल में इसमें कोई हकीकत नहीं है कि 2.5 साल की जो है वो कोई एग्रीमेंट हुई है। मैंने कोई ऐसी एग्रीमेंट मैंने नहीं देखी है, ना मुझे पता है इसके बारे में। अच्छा, नबील कबूल साहब, एक सर दूसरा मामला है जो कि आपको कोर्ट भी किया जा रहा है, वो ये है कि जो अभी भारत ने एक फ़िल्म बनाई है लियारी के हवाले से, क्या नेटफ्लिक्स ने आपसे कोई रब्ता किया है सर? बिल्कुल, नेटफ्लिक्स ने रब्ता किया है। न्यूयॉर्क से जो है उनके प्रोड्यूसर है नेटफ्लिक्स के, जिन्होंने नार्कोस बनाया, नार्कोस का जो प्रोड्यूसर है बर्नार्ड शॉ, उसने रब्ता किया है और वो मार्च में आना चाह रहे हैं। और काफ़ी बातें उनसे हुई हैं, कोई 45 मिनट फ़ोन पे बातें हुई हैं। तो हमने यही कहा कि जब आप लियारी के ऊपर सीरीज़ बनाना चाहते हैं, लियारी के ऊपर सीज़न बनाना चाहते हैं, तो कराची पे बनाए ना। जब कराची के गैंग वॉर इतना मशहूर था, जब कराची के गैंग वॉर बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो कराची में कट्टी पहाड़ी पे भी जाएं आप अजीज़ाबाद भी जाएं, वहाँ पे हालात देखेंगे किस तरह वहाँ पर एक कॉल के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाता था। तो आप लियारी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये बातचीत चल रही है, अब देखें। वो कहते हैं कि जी हमने एक देखा है कि गैंग ऑफ वसेपुर, और अब बॉम्बे के ऊपर भी हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। बॉम्बे के अंदर मुंबई का जो गैंग वॉर है वो बड़ा मशहूर है।
और यहाँ लियारी तो एक छोटा सा एक टाउन है, उसको बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की है। आज वही लियारी आप देखें, रात के 3 बजे तक आप जाएं, रात में होटलें खुली हुई हैं, रौनकें हैं, सब चीज़ें हैं। हाँ, 2-3 साल वो था, गैंगस्टर्स के दौर थे, गैंग वॉर, लेकिन उसका खात्मा हुआ है। अब लियारी बड़ा पुरअमन है। अच्छा, लेकिन क्या इसमें ये हकीकत है कि आपको भी रोल प्ले करने की पेशकश हुई है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, चूँकि मेरा मेन रोल रहा है इसमें 2009, 10, 11, 12 ये बड़ा इम्पोर्टेंट साल था, 13 तक, 14 तक, तो उसमें बड़ा मेरा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल होगा। अच्छा, तो आपने कोई रजामंदी शो की है सर? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं खुद एक्टिंग करूँगा। हाँ, जब सियासत छोड़ दूँगा तो एक्टिंग में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ना, पैब्लो एस्कोबार का जो रोल है, वो कह रहे हैं उसकी आपसे रिजेम्बलेंस है, आपसे मिलती जुलती है। जो पैब्लो एस्कोबार का रोल जिसने अदा किया है इसमें नार्कोस में, जो एक मैक्सिकन एक्टर है, उसके बारे में वो कह रहे थे। अच्छा, चलें ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि जो मूवी भारत की जानिब से बनाई गई है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है? टोटली हक़ाइक़ के मुनाफी है, टोटली। सब उन्होंने सिर्फ अपनी मूवी को हिट करने के लिए पाकिस्तान को पहले टारगेट किया, बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वो जंग तो लड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने सही मार खाई है, इन्होंने अपने 6 तैयारे गिराए, इन्होंने कोशिश की। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू, बॉलीवुड की मूवीज़ के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और ये बात इन्होंने माना है कि वो जो है एजेंट्स बेचते हैं। तो ये बात एक अच्छी हुई कि उन्होंने जिस टहनी पे खुद बैठते उसी को काटा है अपने ऊपर। खुद उसने जो आदित्य धार है, आप देखें कि वो एक बेचारा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक छोटा सा ड्रामा बना सके। उसने 300 करोड़ रुपया कहाँ से लेकर आया? उसको रॉ फंडेड ये मूवी है जो पाकिस्तान को बदनाम करके, और फिर लियारी को टारगेट किया इन्होंने, लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, जो कि टोटली नाकाम हुआ। चलें ठीक है। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, नबील गबोल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।